सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों को पता है कि इस इतिहास की क्लास 10th की इस चैप्टर को हम लोगों ने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चौथी पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। और इस पार्ट में हम लोग आपके सामने में चौथी पांचवी पार्ट दोनों को मिला करके कह सकते हैं, क्योंकि जब चौथी पार्ट खत्म हुई है जहाँ पर वहीं पर कुछ चीज़ें शेष रह गई थी और पांचवी पार्ट को इसमें मैं मर्ज करूँगा। हालांकि ये सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में है, तो आप बहुत आसानी से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 समझ पाएंगे। कहानी क्या चल रही थी? कहानी चल रही थी नेशनलिज्म इन इंडिया, अर्थात कि भारत के अंदर में भारतीयता, एक लोगों के अंदर में एकजुटता की भाव, और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने आज़ादी पाने से पहले झेली, या यूँ कहें किन यातनाओं से गुजर करके, किन परेशानियों से गुजर कर, किन दुखों से गुजर करके हमारे देश को आज़ादी मिली। बड़े बड़े जितने भी हमारे देशभक्त हुए, जितने भी क्रांतिकारी हुए, उन्होंने किस प्रकार से बलिदान दिया। महात्मा गांधी जी की क्या क्या रणनीति थी, समय समय पे उनके आंदोलन के क्या रंग आए, उनके आंदोलन का क्या असर हुआ, और कांग्रेस का इस पे अपना क्या स्टैंड था, ये सारी चीज़ों को लेकर के इस चैप्टर में आपके सामने एक बार फिर से मैं सुमित सिंह विज्ञान के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट अस लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स that participated in the civil disobedience movement. Why did they join the movement? What were their ideals? What did Swaraj mean to them? देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सीधा सीधा मतलब था असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन में जितनी भी जाति, धर्म और इस तरह के विचार के लोग और अलग अलग क्लासेस के लोग जुड़े, हर आदमी का आंदोलन से जुड़ने का अपना एक आइडियोलॉजी, अपना एक मकसद, अपना एक मोटिव था। जैसे जो रिच किसान थे वो इस वजह से परेशान थे कि भाई उनकी ज़मीन पर चूंकि क्रॉप फेलियर हो चुका था, ऊपर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस दौरान में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गया था। उनके जो कैश क्रॉप्स थे उसके बदले उनको उतना नकदी नहीं मिल रही थी, उनके पास उतने पैसे की शॉर्टेज थी, फिर भी उन्हें रेवेन्यू चुकाना था। ये सारी परेशानियाँ एक तरफ उनके पास थी। तो वहीं सामान्य जनों के पास ये परेशानी थी कि अगर असहयोग आंदोलन के जरिए वो जो नौकरी में है, जहाँ से वो अपना घर परिवार चला रहे हैं, वो अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं। In the countryside, rich peasant community like the Patidar of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. Being producer of commercial crop, they were very hard hit by trade depression and falling prices. कुल मिलाकर के यहाँ पर बात हो रही है उन अमीर किसानों की, जो पटदार और जागीरदार के तौर पे जिनको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वो लोग थे जो कि कॉमर्शियल क्रॉप की खेती किया करते थे, और उस समय में कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, मार्केट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रहा था, प्राइस जो थी वो बहुत फॉल हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं सेल डाउन था, जिसकी वजह से वो अलग परेशान थे। और ऐसी स्थिति में उनकी कैसे इनकम जो थी डिसअपियर होगी, और फिर भी उन्हें गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना था, और वो रिफ्यूज कर रहे थे। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ये कह रहे थे, आग्रह कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमारे रेवेन्यू सिस्टम को कम किया जाए, और जो अंग्रेजी सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो रिफ्यूज कर रही थी कि नहीं, हम आपकी बात को नहीं मान सकते। तो the rich peasant become enthusiastic supporter of civil disobedience movement, organizing their communities and at time forcing reluctant members to participate in the boycott program. For them, the fight for Swaraj was a struggle against high revenue. यानी कि यहाँ ये लाइन अपने आप में क्लियर है कि जो बड़े बड़े खेतिहर किसान थे, जो बड़े अमीर किसान थे, उनके लिए इस आंदोलन स्वराज का सिर्फ और सिर्फ मतलब था हाई टैक्स से मुक्ति पाना। But they were deeply disappointed when the movement was pulled off in 1931 without the revenue rates being revised. So when the movement was restarted in 1932, most of them refused to participate. लेकिन वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए जिस उम्मीद के साथ इस आंदोलन का वो हिस्सा बने थे। उनको नहीं मालूम था कि गांधी जी सोच चुके हैं कि अभी आप लोग पूरा एकदम जम के पार्टिसिपेट करेंगे और हम इस आंदोलन को विड्रॉ कर देंगे। दोबारा से जब ये आंदोलन चालू की गई 1932 में, तो उन लोगों ने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि उनको पता था कि अभी हम फिर चालू करेंगे, मार मुर के फिर सुता देगा गवर्नमेंट हमेशा की तरह। The poor peasantry were just interested in lowering the revenue demand. Many of them small tenants cultivating land they had rented from landlords. As the depression continued and cash income doubled, the small tenants found it difficult to pay their rent. बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी अधिया उधिया जिसको हम लोग कहते हैं, तो उस जमाने में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लैंड को रेंट पे लेकर के खेती कृषि किया करते थे, तो उनके भी ऊपर में इस डिप्रेशन का बहुत बुरा असर पड़ा, और कहीं ना कहीं वो भी उसका रेंट चुका नहीं पा रहे थे।
दे वांटेड अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड, अब वो अपने लैंडलॉर्ड से इस तरह की छूट चाहते थे। दे ज्वाइंट अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, oppressive of raising issue that might upset the rich peasant and landlords. The Congress was unwilling to support the no rent campaign in most places. अब यहाँ क्या था कि कांग्रेस ने अपनी नीति दिखा दी। ये तो बेचारे कांग्रेस की इनिशिएशन पे आगे बढ़ गए, लेकिन जब इनको पता चला कि जागीरदार और जमींदार जिनसे इन्होंने जमीन रेंट पे लेकर के कृषि की है और ये माफी चाह रहे हैं उस किराए से, तो कांग्रेस धीरे से हाथ अपनी खींच ली कि नहीं भाई, हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर पाएंगे। सो द रिलेशनशिप बिटवीन पुअर पीजेंट्स एंड कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन, यानी अनिश्चित हो गया कांग्रेस के साथ। व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, अब चलिए दूसरी क्लास की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। हाउ डिड दे रिलेट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। ये हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 5 में कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसका फलस्वरूप जो भारत में जो उद्योगपति लोग थे उनको बहुत फायदा हुई और उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। क्यों? क्योंकि टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था देश में, चीजों की कीमत 1 से 2 हुई थी। ठीक है, ये याद रखिए। Keep on expanding their business, they now reacted against colonial politics that restricted business activity. They wanted protection against imports of foreign goods and a rupee steering foreign exchange ratio that would discourage imports. अच्छा, अब यहाँ पर इसको अगर सरल भाषा में कहें तो वो प्रोटेक्शन चाहते थे फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट से, मतलब उनको चाहिए था कि फॉरेन गुड्स देश में ना आए और देश की चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा मिले और रुपये में डील होने लगे, ठीक, न कि उनकी करेंसी में डील हो, उसका फायदा उनको ज़्यादा होता था। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। बड़े बड़े बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे 1920 में एक संस्था उन्होंने बनाया, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल FICCI इन 1927। बच्चों ये 2 लाइन याद रखिएगा, बड़े बिजनेसमैन के द्वारा ये 2 डेट इंडस्ट्री का नाम याद रखिएगा, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड अगेन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927। ये मार्क करने वाली चीज है। लेड बाई प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, GD बिरला, and the industries attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched। और इस प्रकार से ये बड़े बड़े नाम जिनका नाम दिया गया, ये लोग सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्सा बन गए। They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods। चूंकि ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो कच्चा माल जो ये विदेशी कच्चा माल लेते थे उसको लेने से मना कर दिया और इस मूवमेंट में इन लोगों ने आर्थिक सपोर्ट देना भी शुरू कर दिया क्योंकि ये संपन्न थे पहले से भी। मोस्ट बिजनेसमैन कम टू सी स्वराज एज अ टाइम व्हेन कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट कंट्रेंट्स। अर्थात इसमें बहुत सारे जो बड़े बिजनेसमैन थे उनके दिमाग में ये था कि स्वराज की वजह से क्या होगा कि फॉरेन गुड्स धीरे धीरे आने इस देश में बंद हो जाएंगे, हमारे देश का हमारा बिजनेस जो है खूब अच्छे से चलने लगेगा और हम पे किसी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस नहीं रह जाएंगे। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक। जैसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ बिजनेस ग्रुप भी इसमें से धीरे से निकल लिया। They were apprehensive of the spread of militant activity and worried about prolonged disruption of business as well as growing influence of socialism amongst the young member of Congress। अब जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे कांग्रेस में जवान लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ा जा रहा था और कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज्यादा परेशान थे अपने बिजनेस में डिसरप्शन से, यानी कि डिसकंटिन्यूटी से, बार बार डिसकंटिन्यू हो रहा था। The industrial working class did not participate in the civil disobedience movement in large number except in Nagpur region। नागपुर को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कोई बड़ा बिजनेस क्लास उसमें जुड़ा हो। As the industries come closer to the Congress, worker stay aloof। अलूफ का मतलब अकेला रह जाना। इंडस्ट्रीज जो थे वो कांग्रेस के धीरे धीरे करीब आ गए तो वर्कर्स जो थे अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम like boycott of foreign goods as part of their own movement against low wages and poor working conditions। अब देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आपका यहाँ पर आता है
कि इन सब चीज के अलावा सम वर्कर्स, कुछ ऐसे वर्क करने वाले उसमें थे, कुछ ऐसे कार्य करने वाले लोग थे, डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम, यानी कि गांधी जी के कुछ विचारों से इन्फ्लुएंस्ड होकर के उनके विचारों को अपनाते हुए ये लोग इसका हिस्सा बने, लाइक बाइकाट ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी कि विदेश के आने वाले सामान का बहिष्कार करना, व एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस, यानी कि लो वेजेस उनको मिलते थे ना भाई, कोई काम करते थे 10 रुपया का मिलता, 1 रुपया या वो भी नहीं था, एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, जहां वो काम करते थे वहां की कंडीशन भी काम करने लायक नहीं होती थी। देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। रेलवे वर्कर ने 1930 में हड़ताल किया और डॉक वर्कर्स 1932, डॉक का मतलब समझ रहे हैं, ये जो बंदरगाह पे होता है समुद्र के पास। In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur tin mines wore Gandhi caps and participate to protest rallies and boycott, यानी कि 1930 में हजारों वर्कर जो कि छोटा नागपुर के टीन माइन में काम करते थे, वो गांधी जी की टोपी पहन के और डंडा लेके निकल गए। बट द कांग्रेस वर रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ द इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। और हमेशा से मैं कहता हूं कि कांग्रेस अमीरों की पार्टी रही है। ये चैप्टर एक बार उसको फिर एक्सप्लेन कर रहा है कि उन गरीबों की बात सुनने का टाइम कांग्रेस के पास नहीं था, वो हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट की और बड़े इन्फ्लुएंस वाले लोगों की सुनती थी, आज भी वही करती है। इट फेल्ट दैट this would alienate industrialists and divide the anti-imperial forces। अब क्या हुआ कि मतलब धीरे धीरे इससे ये लोगों को फील होने का मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट तो इससे जुड़ रहे हैं, उनको फायदा उसका हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एंटी इंपेरियल फोर्स है समाज के अंदर में, मतलब जैसे जो एक क्राउन सिस्टम है, एक राज्याधिकार सिस्टम, एक बड़े लोगों का जो जी हुजूरी का सिस्टम है, उनके उस शक्ति को तोड़ देगा। जो राजाओं का प्रभाव है, जो बड़े लोगों का प्रभाव है, उस प्रभाव को कहीं ना कहीं एक डिवीजन ला देगा, उसमें एक बंटवारा कर देगा। Another important feature of civil disobedience movement was large scale participation of women। वो तो खैर गांधी जी की वजह से होना ही होना था। During Gandhi's salt march, गांधी जी के सॉल्ट मार्च में thousands of women come out of their homes to listen to him। गांधी जी को सुनने के लिए हजारों औरत आई। They participate in protest march, manufactured salt and picked foreign cloth and liquor shop। मतलब नमक बनाया, उनके साथ यात्रा की और कहीं ना कहीं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, लिकर शॉप्स को बहिष्कार किया। Many went to jail in urban area। These women from high caste family, in rural area they come from rich peasant household। मतलब शहरों की बात करें तो ऊंची जाति की औरत थी और गांवों की अगर बात करें तो अच्छे किसान परिवार, अच्छे खानदान, अमीर खानदान से जुड़ी हुई थी। Moved by Gandhi's call, they began to see service to the nation as a sacred duty of woman। और उनके गांधी जी के इस आह्वान की वजह से उन्हें ऐसा लगा कि ये उनकी एकदम बहुत मूलभूत कर्तव्य है देश के प्रति, औरतों का एक जिम्मेदारी। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way of position of woman was visualized। उस जमाने में औरत को, उस जमाने में पर्दे के पीछे के ही कैरेक्टर मानते थे। आज भी आप देखते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो जाता है। कुछ दिन पहले सीबीएसई ने जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन घुमा के पूछा भी था। कहीं ना कहीं आज भी 2021 में भी औरतों में, पुरुषों में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हमको डिफरेंस समाज दिखा देता है। ये लड़की ये नहीं कर सकती, औरत ये नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह। उस जमाने में भी हजारों औरतों की इस त्याग को नेग्लेक्ट किया गया, कोई बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं दिया गया कि हाँ आपने बहुत कुछ किया है। और लोगों का नजरिया तो ऑब्वियसली नहीं बदला। गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ, बी गुड मदर एंड गुड वाइफ्स। अब गांधी जी भी इस विचार से सहमत थे कि यह एक औरत की जिम्मेदारी को, घर को, अपने परिवार को अच्छे से देखे, समाज को अपना जो भी अच्छे से देखे और एक अच्छी माँ बने और एक अच्छी पत्नी बने। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस रिलेक्टेड टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस। अर्थात वह नाम मात्र के लिए वो औरत थी उसमें, लेकिन कांग्रेस भी इसी विचारधारा से बिल्कुल इत्तेफाक रखती थी। बहुत लंबे समय तक उसने अपनी पार्टी में किसी औरत को बहुत ऊंचा या महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया। अब चलिए इसकी लिमिट्स की बात करते हैं। ये तो अच्छा, ये इतनी बड़ी कहानी में हम लोगों ने कई लोगों को पढ़ा, बड़े किसान, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, औरत, ये तीनों लोगों ने इस मूवमेंट को किस नजरिए से देखा
औरत जिम्मेदारी समझ के, गांधी जी के आह्वान समझ के लड़ गई कि ऐसे ही 4 चपड़ा खा रहे हैं वैसे ही खाएंगे, नाम होगा, कुछ तो नाम होगा कि हम औरत हैं, घर के बाहर निकले। इंडस्ट्रियलिस्ट सोचे कि भाई अगर गांधी जी का साथ दे देंगे, गांधी जी अंग्रेज को भगा देंगे तो फॉरेन गुड आना बंद हो जाएगा और फिर खूब जमा के पैसा हम कमाएंगे, पूरा एकदम सारा पैसा हमारे पास आएगा। बड़े बड़े किसान सोचे कि इतना जमीन जायदाद हमारे पास है, ये रेवेन्यू झूठ मूठ का दे रहे हैं, अगर हम भी इनके साथ लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे तो हमारी रेवेन्यू खत्म हो जाएगी, तो हम भी आज़ादी की ज़िंदगी जिएंगे। ये तो था उन स्वार्थी लोगों का नज़रिया, अपेक्षाकृत उस औरत की बात करें तो।